नमस्कार। राम राम जी। मैं पुष्कर अवस्थी आज प्रारंभ के मंच पे जो है फिर उपस्थित हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयों की या विशेषतः हिंदुओं की जब बात कहूं तो उसकी एक कमजोरी की तरफ या एक कह सकते हैं कि जो उनके एक चरित्र में जो उनके एक शताब्दियों से एक छुपा एक खोट मुझे जो नजर आता है। और अब 21वीं शताब्दी में तो बड़ा स्पष्ट रूप से हिंदुओं के चरित्र की ये नकारात्मकता मुझे बड़ी चिंतित करने लगी। और विशेषता जो है मैं आज की जो युवा है या आज की जो पीढ़ी है उसका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। मैंने पिछले 2 दशकों में जब से जो है मैंने चिंतन राष्ट्र के प्रति या स्वयं मेरे अंदर जो राष्ट्र को लेकर जो भावनाएं थी उसकी विवेचना प्रारंभ की तो मैंने अपने वातावरण में अगल बगल सबसे पहले देखा तो वहां क्या चल रहा है। तो वहां मुझे एक अजीब बात देखने को मिली और इंग्लिश में कहते इट वॉज वेरी अम्यूजिंग फॉर मी। मैंने महसूस किया या देखा जो भी मेरा जिससे भी वार्ता हुई या कुछ संवाद हुए वो ये थे कि मूलभूत एक मनुष्य की जो एक कमजोरी होती है या स्वार्थ होता है वो ये कि हम पाना सब चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। और ये राष्ट्र के संदर्भ में तो बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषतः जब उथल पुथल का दौर हो जहां पर जो है पुरानी मान्यताएं टूट रही हो नया मान्यताएं स्थापित हो उसमें यदि किसी राष्ट्र के नागरिकों में एक बड़े वर्ग की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ये कह सकते हैं कि कमजोरी जो है मैंने ज्यादातर में पाई है वो यही थी कि राष्ट्र से हम साथ सब कुछ चाहते हैं जो भी शासक है जब भी हो उससे, लेकिन हमें राष्ट्र को क्या देना है इस पे हम मुंह चुरा लेते हैं। और शायद हम जानते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए जानबूझ के इस प्रश्न से हम जो है अपने को अलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये भी शुरू हुआ है। जब मैं बता रहा हूं कि 20 साल पहले से मैं इस पे जो है मेरा बड़ा ही इस पे विशेष इस पे मेरा कंसंट्रेशन रहा है, वो बढ़ता गया है। मैं सोच रहा था कि ये जो है समय काल से जो है कम हो जाएगा लेकिन जो है जब मैंने वहां से गंभीरता से फिर चिंतन किया तो पाया कि नहीं भाई, समस्या बिल्कुल अलग तरह की है। अब उस पर बात होने लगी है। अंतर सिर्फ इतना है 2014 के बाद जो है हमको जो है जीवन, शासन, शासक और राष्ट्र इन सब के हम पे उदाहरण मौजूद हो गए हैं कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या हुआ, या स्वयं में 2014 से पहले मैं क्या था और 2014 के बाद क्या हुआ। तो हम जो है एक बढ़िया तरीके से हम कंपेयर करके अपनी खमियां सामने ला सकते हैं। आज जैसे मैंने कहा कि ये आज की नहीं है, ये पहले से ही है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर तकलीफ ज्यादा है।
ये जो नव पीढ़ी पीढ़ी है हमारी, उसमें ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि शासक की जो 2014 के बाद में शासन आया, जो शासक है, उसकी नीतियों ने हमारी जीवन शैली के लिए जवाबदेह बना दिया है। आज हम जिस लाइफ स्टाइल पे हैं, जो इस तरह का जीवन कर रहे हैं, जिस तरह की हमारी अपेक्षाएं हैं, उसको लेके हमको जो है, हम पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि आप अपेक्षा रखते हैं तो आप किन किन चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं। बहुत सत्यनिष्ठा से यदि जो है इसकी विवेचना की जाए तो मुझे कहने में, मानने में, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि सारी गलती भारतीयों की भी नहीं है। मैं नव ये जो पीढ़ी है, जो से ज्यादा संक्रामक रूप से ग्रसित रही हो चुकी है, क्योंकि मेटलिस्टिक वर्ड हमारे यहाँ आया, उसके बाद जो है उसका बोध ही नहीं था। तो मैं जब पीछे के दौर पर जाता हूं तो समझ में यही आता है कि हमारे 15 अगस्त 1947 के बाद के जो शासक थे, उन्हें अपनी प्राथमिकताएं भारत के लिए जो थी, उनका चयन बहुत गलत किया। और उस गलत चयन से हुआ यह है कि बिना कर्तव्यों के अधिकार मिलना, उसने जो है हमको कर्तव्यहीन अधिकार मिलने को ही अधिकार समझा दिया। हमें अपने कर्तव्यों, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, हमारा क्या जो है कर्तव्य है, इसका बोध हमारे जो है अवचेतन मन से भी जो है हटता चला गया। अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 7-8 दशकों में इतना विकराल रूप ले चुका है कि भारतीयों का एक बड़े वर्ग में राष्ट्र चेतना के स्पंदन से भी मुक्ता हो गई है। वो राष्ट्र के अस्तित्व के प्रति असंवेदनशील हो चुके हैं। उनकी इस संवेदनशीलता का अभाव जो है मुझको जो है चिंता में भी डालता है और कष्ट भी देता है। मुझे लगता है सबके पीछे इसका कारण शायद ये भी है कि हमारी पीढ़ियां, कई पीढ़ियां जो है दासत्व में रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है दासता जो है हमारे अंदर समाहित रही, और उसने जो है हमको जो है स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के लिए या स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म, समाज और राष्ट्र तीनों को ही नेपथ्य में डाल दिया। हमारे स्वयं के अस्तित्व इतना हमने विकराल कर लिया, हमारे स्वार्थ ने इतना ज्यादा हमको जो है एक छद्म विशालता दी कि उसमें हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र और समाज दोनों ही जो है आंख से ओझल हो गए। आज मैं तो ये देखता हूं कि विशेषतः 2014 के बाद देखा है मैंने, जीते जागते उदाहरण देखे हैं कि लोगों में धर्म, राष्ट्र और समाज सुविधा के तत्व हो गए, जिसको हम अपने स्वेच्छा से उसका आलिंगन करते हैं और उतनी ही स्वेच्छा से जो है उसका जो हम तिरस्कार भी करते हैं। सिर्फ मैं और मेरा इसके साथ में जुड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं जुड़ता है। इसको, अपनी बात को और स्पष्टता से रखने के लिए करीब 10 साल पहले मैंने YouTube पे एक चर्चा देखी थी, और वो चर्चा जो है
पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों की थी। वहां के लेखक, उनके जो विचारक है, वो बात कर रहे थे। तो उसमें बेसिकली जो है इसी पे बात हुई, और इसी विषय पे हुई कि क्या हमारे कौम में, हमारे नस्ल में, या भारतीय उपमहाद्वीप में इतने समय तक गुलाम क्यों रहा। तो उसमें जो है बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जो पढ़ाया जाता है वो सच नहीं पढ़ाया जाता है, और जब इतिहास सच नहीं पढ़ाया जाता है तो उससे जो है केवल इस तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें यही बताया जाता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज आया और बड़ा मक्कार था, और उसने जो है भारत में कब्जा कर लिया। वहां पर इतिहास हमको ये नहीं बताता है कि हम कितने नालायक थे, हम कितने जाहिल थे, और कितने स्वार्थी थे। यदि इन तीनों का जो है इतिहास ने बोध कराया होता, एक जो बच्चा जो शुरू में इतिहास 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षा में पढ़ रहा होता, तो उसको पता होता कि वो किस बैगेज से आ रहा है, उसके उसके पीछे बैगेज क्या है, हमने क्या गलतियां की। लेकिन हम तो जो है, क्योंकि हम सबसे महान है, महानता का बोध हमारे अंदर घुसा हुआ है, और ये जो है सर्वोच्च होने की जो हीनता है, उससे हम इतने ग्रसित हो जाते हैं कि हम जो है इतिहास के सत्य से आंख नहीं मिलाते हैं। उसी पे जो है एक दूसरे साहब थे, उन्होंने एक और बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की आप सारी तारीख पढ़ लीजिए, तारीख मतलब इतिहास, साहित्य इतिहास पढ़ लीजिए, और जो उस जमाने में जिस जमाने में चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, उस वक्त बहुतों ने जो है अपने अपने संस्मरण लिखे हैं। विशेषता जो विजयी रहा उसके संस्मरण ज्यादा है, और सारे संस्मरणों में जो है एक चीज का जिक्र होता था कि कि लड़ाई युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में किसी ने ये एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम जो है जो किले के दरबान हैं, जो रक्षक हैं, उनसे कुछ बात कर ली जाए, कुछ मामला पड़ जाए, और ग्रुप में पैसे देकर जो है दरवाजे खुलवा लिए जाए। और होता भी यही था। ये हम एक अपवाद स्वरूप कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा, इस विषय में कोई बात नहीं करता है। जब ये बात हुई तो मुझे वाकई जो है बहुत, क्योंकि मुझको भी इतना ज्ञान नहीं था, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि हम तो जो है केवल मीर जाफर और जैकन का नाम ले लेते हैं। मीर जाफर का तो समझ में आता है, जैकन तो एक किंवदंती स्वरूप था, जिसपे मैं कभी और वीडियो करूंगा कि जयपर जैचन जिस तरह प्रोजेक्ट किए गए, क्यों किए गए, और कब से किए गए, जो ये है। लेकिन मीर जाफर का तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या था। तो मैंने ये देखा कि मीर जाफर अपवाद नहीं था। हम लोगों ने जो है अपना देश बेचा है। हम लोग मतलब हम हमारी धमनियों में तो उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है जिन्होंने बेचा था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं करता, छुपा ले जाते हैं। जैसे बताऊं आपको, जो कि सबसे मेरे का सबको मालूम होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर जाफर को पैसे से खरीदा था, और पूरे बंगाल को सिर्फ 3,000 सैनिक लाया था रॉबर्ट क्लाइव, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा बंगाल सूबा जीत लिया था, क्योंकि मीर जाफर ने जो है पैसे लेके उसको बेचा था। इसी तरीके का जो है गोलकुंडा के किले की बात आती है 1678 में, नहीं सॉरी 1687 में। वहां पे भी जो है सिपाही सालारों को जो है पैसे दिए गए, और उन्होंने जो है गोलकुंडा किले का पिछले दरवाजा खोल दिया, और आक्रमणकारी
अंदर घुस गए और कब्जा कर लिया। इसी तरीके मुझे लिखे हैं मेरे पास दो तीन, मैं सुना देता हूँ। इसी तरीके से सतारा का परली का किला 1700 में, जो कि मराठा सरकार का केंद्र बिंदु था, उस पर औरंगजेब ने पैसा देकर कब्जा किया। फिर 1701 में मराठा सेना के सेनापति त्र्यंबक को पैसे से ही खरीदा गया और उसने वर्धनगढ़, नांदगीर, वंदन और चंदन किले को बिना लड़े मुगलों के हवाले कर दिया। इसी तरह खेलना में अंबेर के सवाई राजपूत मुगलों से लड़े थे, वे उनको हरा रहे थे, लेकिन उनके सेनापति परशुराम ने मुगलों से पैसा लेकर वो किला मुगलों को हवाले करा दिया। फिर अवध में गवर्नरशिप मिलने के आश्वासन पे 1720 में गिरधर बहादुर ने इलाहाबाद किले के दरवाजे खोल दिए और मुगलों को उस पर कब्जा करा दिया। इसी तरह राजा श्रीनगर ने दारा शिकोह के लड़के सुलेमान को पैसा देकर औरंगजेब के हवाले कर दिया। ये थोड़े बहुत उदाहरण सामने हैं जो बड़ी सरलता से वो समझा देते हैं कि हमने किस तरीके से अपने स्वार्थ, अपने अस्तित्व, अपनी इच्छाओं के अधीन होके हमने अपना राष्ट्र बेचा। जब किला बेचते हैं या कुछ करते हैं तो राष्ट्र बेचने ही हुआ, अपनी मातृभूमि का ही सौदा करना हुआ। तो ये एक लंबा इतिहास हमारा है और ये सब भूतकाल का सत्य है, लेकिन और ये सब ठीक हो सकता था। 15 अगस्त 1947 जो उनको तथाकथित स्वतंत्रता मिली, वहां तो ठीक हो सकता है, लेकिन वो ठीक किया ही नहीं गया। जिस तरीके से पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उसी तरीके से अंग्रेजों के जो दास थे वो आए। ये नेहरू गांधी परिवार, ये कांग्रेसी गुलाम, ये आयातित विचारधारा वाले वामपंथी, ये पश्चिम से आए आक्रांता, ये वो लोग जो फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, वेटिकन के पैसों पे बौद्धिकता झाड़ने वाले लोग और भारत को दिशा देने का दावा करने वाले लोग, ये सब लोग वही है, उनकी धमनियों में वही रक्त आज भी दौड़ रहा है। ये मीर जाफर, ये त्रिम्बक, ये परशुराम, ये उनके वंशज है। और बड़े निर्ममता से मैं ये बात कहूंगा अपनी नौजवान पीढ़ी को कि आपको स्वीकार करना होगा कि हम अपने अपने अनुपात में स्वेच्छा से हुए बेईमान हैं, बेशर्म गद्दार और गुलाम भारतीय। ये कलंक मिटाने का मौका हमको प्रारब्ध ने 2014 में दिया। एक दशक हो गया है, परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता भी है मुझे, लेकिन मैं इतनी निर्ममता से अपनी एक कठोर बात सामने इसीलिए रख रहा हूं। ये डॉक्यूमेंटेशन रहे। यदि कोई गलती से संवेदनशील व्यक्ति, नवयुवक इसको सुन लेता है तो उसको जो है इस पे आत्मग्लानि से ज्यादा इसको स्वीकार करके आगे बढ़ने की तत्परता का जो है उसमें संचय होना चाहिए। बिना पुराने पापों का प्रायश्चित किए, बिना पुराने गलतियों को स्वीकार किए, कोई भी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाती है।
हमने की है, हमारे पुरखों ने की है, मैं उसको ओन करता हूं। आप भी इसको ओन कीजिए और नव भारत और सनातन का ये जो पुनर्स्थापना का जो काल आया है, उसमें एक वीर सिपाही बनिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। जिनको मेरी बात समझ में आती है या पसंद आती है, वो कृपया जरूर इसको जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में आत्मचिंतन भी करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक ये चैनल हमारा नहीं किया है, कृपया करके इसको जो है आप इसको सब्सक्राइब करें। और आप इस बात पे मत जाइए कि वक्त वक्त someone is a good orator or not. It is immaterial in the long run. बात क्या कही जा रही है, कटु बात है, हर आदमी नहीं कह सकता। मैं कहता हूं, उसको मैं स्वीकारता हूं। उसको स्वीकारते हुए भारत के नवनिर्माण में अपना भरपूर योगदान दिया। इसी के साथ राम राम आप सब।